जी डॉक्टर अब्बास साहब। है। अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम। अस्सलाम जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेडिकल डॉक्टर हैं? कैसे हैं आप? डॉक्टर जी साहब जी मेडिकल डॉक्टर हैं? अच्छा। मेडिकल डॉक्टर। और एथीज्म कब इख्तियार किया? मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मतलब। हाँ जी मेडिकल डॉक्टर हूँ। मेरे ख्याल से आवाज में डिले है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने एथीज्म कब इख्तियार किया? करीबन हो गए हैं 4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 साल हो गए हैं। और उससे पहले आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे? जी जी प्रैक्टिसिंग मुसलमान था मैं। डॉक्टर इसरार अहमद का को सुनता था और उनको ही मैं बेहतर मानता हूँ बाकी मौलवियों से। सही बात है, वो कोई मसला नहीं है। आप उनको ही बेहतर माने, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो आपने जो एथीज्म इख्तियार किया उसकी वजह क्या थी? एंड बाय द वे, उसकी वजह इफ यू डोंट माइंड, काफ़ी मैं एक सारी। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी। आपकी जो फील्ड है मेडिकल, वो क्या है? किस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं? मैं साइकाइट्री का ट्रेनिंग है। साइकाइट्री, साइकाइट्रिस्ट के आप ट्रेनी हैं? ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। जी जी तो चलें जी, अब आप अपनी बात रखिए। मेरे ख्याल से इतनी ही मालूमात हमें आपके बारे में हो गई है, अभी फिलहाल के लिए काफी है। जी जी। जी। तो इस्लाम को छोड़ने की कई सारी वजूहात थी जो जी 1 से 2 साल के दौरान मैंने मुसलसल पढ़ता रहा, देखता जी। रहा इधर-उधर, हर एस्पेक्ट से देखता रहा इस्लाम को और दूसरे रिलिजन्स को भी। तो ये उसको देखकर ये पता चलता है कि जो भी रिलिजन थे, इस्लाम था या क्रिश्चियनिटी थी, तो वो अपने ज़माने के लिहाज से मॉरल और एपिस्टेमिक अप्रोच आवाज मसलों को कट गई हल भाई। करते थे। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है कि ओके हर एब्सोल्यूट नहीं मानता हूँ मैं रिलिजन्स को। वो बस मेरे भाई, आपकी डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है। लास्ट चीज जो हमने सुनी आपसे वो ये कि आप एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानते हैं रिलीजन्स को, फिर उसके बाद आवाज कट गई है। हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? जी, बस मैं यही कह रहा था। और हाँ जी, आ रही है। जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे तो कि क्या मैं ये आप समझता हूँ एब्सोल्यूट, होल्ड ऑन, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते भी हैं या नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, किसी चीज़ को मैं एब्सोल्यूट नहीं मानता हूँ। एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है या नहीं होता, या हो ही नहीं सकता एब्सोल्यूट ट्रूथ? नहीं है, वो हम डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो हर ज़माने में ठीक हो और ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं मोरालिटी कि के बारे में। हाँ, तो कोई भी ऐसी मोरालिटी की मिसाल नहीं है जो हर जमाने में ठीक हो, राइट? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इंसान की कॉन्शियसनेस बढ़ने के साथ-साथ, उसकी रैशनैलिटी बढ़ने के साथ-साथ इंसान ज़्यादा अवेयर हो जाता है, तो ठीक ज़्यादा है, मोरल ठीक है, डिसीजन या ज़्यादा। ठीक है। आपने आपने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि कोई भी ऐसी मॉरल एग्जाम्पल नहीं है जो हर जमाने में ठीक हो, ठीक है ना? जी, ठीक। इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे? इंसाफ वैल्यू है, इंसाफ इंसानी एक वैल्यू है। हाँ, और तो वो ये हर जमाने में ठीक था या कोई जमाना ऐसा भी था कि जिसमें इंसाफ को बहुत गलत समझा जाता था? नहीं, मैं इंसाफ को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा नहीं, हूँ कि आपने ध्यान रखिए, वो इंसाफ को इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करने की नहीं वो एक अलग चीज जो। है। अब आप डिटेल में जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन अलग है। आप इंसाफ एक मॉरल वैल्यू है, उसकी इंटरप्रिटेशन आज भी अलग अलग अंदाज से होती है, आज भी अलग अलग जी, अंदाज से होती है। मेरे नजदीक इंसाफ की इंटरप्रिटेशन अलग है, आपकी नजदीक अलग है, इंटरप्रिटेशन में नहीं जा रहे हैं। इंसाफ एज अ वैल्यू, एज अ मॉरल वैल्यू,
क्या कोई जमाना ऐसा बता सकते हैं आप कि जिसमें इस वैल्यू को निहायत इमोरल समझा जाता हो? वो जमाना नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा जमाना था जो इस तरह से इंसाफ पे मबनी नहीं था जिस वो एक तरह। अलग बात है, वो एक अलग बात है, आप डिटेल में जा रहे हैं। आपने कहा मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानता हूं, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए आपका स्टेटमेंट 2-3 मरतबा सुना कि कोई जी भी ऐसी मॉरल वैल्यू नहीं है जो हर जमाने में मॉरल हो। आपने ही ये स्टेटमेंट बार बार दिया, मैंने दोबारा कहलवाया आपसे। अब मुझे अब मुझे आप डिटेल में जाए बगैर ये बताएं कि हाँ जी, 5000 कबल मसीह वो दौर था जहां इंसाफ को इमोरल समझा जाता था। तो ठीक है, मैं मुकदमा हार गया, आप जीत गए, बात सही हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं। असल असल मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये मानता हूँ, मोरल वैल्यूज को मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है हर जमाने जी के लिहाज से, जी जी। वो जो डिफरेंट होती है, मैं उसकी वेरिएशन को मानता हूँ। तो वो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा आपसे कि जो इंसाफ की इंटरप्रिटेशन है, जाहिर है कि जब मेरी अकल अलग है और आपकी अकल अलग है, हमारा अकलों में तफावुत है, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से अगर हम किसी मॉरल वैल्यू की कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसमें फर्क हो सकता है। दैट्स अ डिफरेंट केस। इसका मतलब यह हुआ कि आप कम से कम इंसाफ, जस्टिस एज अ मॉरल वैल्यू, उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ मान रहे हैं। नहीं, वो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मानेंगे, उसको हम एब्सोल्यूट देंगे ट्रूथ, वैल्यू। एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो। ट्रूथ कहने में क्या नुकसान है? एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो। इंसाफ, नहीं, absolute- जस्टिस एज ए मॉरल वैल्यू, जस्ट जस्टिस विदाउट गोइंग इनटू इंटरप्रिटेशन, बगैर डिटेल्स में जाए हुए, जस्टिस एज अ मॉरल वैल्यू एब्सोल्यूट ट्रूथ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे में आपकी डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। एब्सोल्यूट मेरे ट्रूथ जो भाई आपके ज़हन में है डेफिनेशन में वो जैसे मेरे ही ज़हन में। जाएंगे, डेफिनेशन में जैसे ही जाएंगे, चले आपकी डेफिनेशन दे दें जस्टिस की। जस्टिस की डेफिनेशन आपकी क्या है जी? जस्टिस की डेफिनेशन ये है कि किसी चीज को हम्म, उसके मेयार के ऊपर रखना, जितना जितना कि वो डिजर्व करती है। बिल्कुल, बहुत सही, आपने जबरदस्त डिफाइन किया। इसको हम अपनी जबान में, यानी हमारी जो रिलीजियस लैंग्वेज है ना, अरबी, अरबी की जितनी भी रिलीजियस समझने के लिटरेचर है, इस्लामिक लिटरेचर है, उसमें अगर आप इंसाफ, जिसको हम आदल कहते हैं अरबी में, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें है वज़उ शैइ फी महल्लिही, किसी भी चीज को उसकी जगह पे रखना जो उसके मुनासिब जगह है। अब देखिए, आपकी डेफिनेशन भी वही, मेरी भी डेफिनेशन वही, फर्क कहां हुआ? अब इसको हम जब मुआशरे के एस्पेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन में कोई इख्तलाफ नहीं है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो डेफिनेशन तो एब्सोल्यूट हुई। अब मैं वही, असल में आपकी जो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू मानता हूँ जस्टिस को, उसकी हाँ, जो। तो अब आपने देखें, अब बात हो रही ना, देखें, इट्स गुड, इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने शुरू में जो दावा किया, कहा कि भाई एब्सोल्यूट ट्रूथ होता ही नहीं है। अब आप इस पर आ गए हैं कि हाँ, हम इंसाफ को, जस्टिस को, एटलीस्ट जस्टिस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू मान सकते हैं। एक चीज को आपने एब्सोल्यूट मान लिया। एक चीज तो है दुनिया में, एक चीज ऐसी है कि जिसको आपने एब्सोल्यूट मान लिया है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट टू एटलीस्ट वन थिंग इज एब्सोल्यूट, ये ट्रांजिशन 5-10 मिनट के अंदर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि इंसाफ की जो डेफिनेशन है वो है किसी भी चीज को उसकी मुनासिब जगह पे रखना। मैं भी यही कह रहा हूं कि इंसाफ की यही डेफिनेशन है। अब हम इस पर बात करते हैं कि मेरी इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है। इंटरप्रिटेशन कह रहा हूं, डेफिनेशन तो एक ही है, उस डेफिनेशन को जो हम अप्लाई करते हैं वो ज्यादा सही है, या आप जो अप्लाई करेंगे वो ज्यादा सही है? तो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आप इस डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे जी। जी बिल्कुल। असल में मेरा कहना ये था कि क्योंकि रिलीजन्स अपने दौर के लिहाज से जस्टिस अप्लाई करते थे जिस तरह उनकी कॉन्शियसनेस थी उस वक्त, जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो वाली कॉन्शियसनेस अब वो नहीं रही, अब हम उस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे वो वाली सजाएं या उस तरह के कवानीन। हम्म। तो बस मैं यही कहना क्यों? चाह रहा हूँ, क्योंकि क्यों? क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते हैं
कि वो नहीं 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 किसी नहीं, होल्ड समाज ऑन, के एक स्टैंडर्ड्स मिनट, यहाँ पे अप्लाई होल्ड ऑन करें। होल्ड ऑन, मैं यही कहूँ, ये मैं यहाँ रोक कर आपको पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि वो अपने जमाने के एतबार से वो बिल्कुल ठीक थे, हमारे जमाने के एतबार से वो ठीक नहीं है, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है इंसान की रीजनिंग या कॉन्शियसनेस का बढ़ जाना, ओवरऑल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह लें आप तो। नहीं, ये इसकी इसकी दलील क्या है कि हम अपने जमाने के एतबार से जो सोच रहे हैं वही बेहतर है, सिवाय इसके कि हम सोच रहे हैं, इसके अलावा कोई और दलील है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम हमारे जमाने के लिए बस जो हमें समझ आ रहा है हमने उस तरह से अप्लाई करना है। अब आने हाँ, वाले वालों के तो लिए मुझे उनको जिस बताएं, तरह समझ हमें जो आएगा। समझ में आ रहा है हमें सिर्फ उस तरह अप्लाई करना है, इससे बढ़कर कोई और डॉगमा हो सकता है? नहीं, ये डोगमा तो ना हुआ ना, ये तो आपने मेरे भाई, एक्सेप्टेंस की इससे है बढ़कर और अपनी। डॉगमा क्या है? एक आदमी ये कह रहा है कि मुझे जो समझ में आ रहा है ना वही सही है, चूंकि मैं 2025 में जी रहा हूं वही सही है, चूंकि मुझे समझ में आ रहा है। इससे बढ़कर और डॉगमा क्या है? नहीं, इसको डोगमा तो नहीं कहेंगे, डोगमा ये कहेंगे कि अच्छा, अपने जो डॉगमा किसे आज के कहते हैं? दौर में भी आज के दौर में भी अगर हम कहें कि हम 1500 साल पहले वाले कवानीन को अप्लाई करेंगे तो हम जी, ये कहें, इसे कहेंगे डॉगमा डोगमा। डॉगमा डॉगमा समझते हैं आप डॉक्टर साहब? डॉगमा ये है कि मैं किसी भी चीज को बगैर दलील के इसलिए मान लूं चूंकि मुझे अच्छी लग रही है, डॉगमा है। नहीं, डोगमा मैं आपको बताता हूँ, मेरी डेफिनेशन ये है कि डोगमा ये है कि आप ब्लाइंडली ये मान लें कि जो पहले 1500 साल पहले की जो दुनिया थी वो आज की दुनिया भी उसी ठीक, तरह से चलेगी। चले, सही है। अगर मैं ब्लाइंडली ये मानूं कि आज की जो दुनिया है वो मेरी समझ के एतबार से जो 2025 में है चलनी चाहिए, ब्लाइंडली ही मान रहा हूं, ये डॉगमा क्यों नहीं है? नहीं, ये जो आप मान रहे हैं ये मैं सिर्फ ब्लाइंडली फर्क नहीं मान रहा हूँ। सिर्फ फर्क 1500 साल और 2025 यानी जमाने का फर्क हुआ ना। काम आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, आपके एतबार से हम तो डॉगमा का शिकार और आप ना हो। आप एक जो अगर ये बात है कि आप रिग्रेसिव दलील के मुताबिक कर रहे हैं तो मैं वही तो पूछ रहा था आपसे, मुझे वो दलील दीजिए कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि 2025 का जो मॉरल इंटरप्रिटेशन है जस्टिस का वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इंसान की कॉन्शियसनेस इस लेवल पे है जहाँ पे अभी हम हैं। अगर कोई कहता है कि हम 1500 साल पहले वाली कॉन्शियसनेस के रूल्स आज की हायर कॉन्शियसनेस वाले इंसान की सोसाइटी में अप्लाई करेंगे ये तो आपका ये आप मुमकिन मेरी होगा। बात समझ नहीं पा रहे, मुझे हैरत है कि आपकी जो फील्ड है वो उसके एतबार से तो आपको मेरी बात फौरी तौर पर समझ में आनी चाहिए। ये सवाल कि हमारी कॉन्शियसनेस हायर है, इसकी दलील क्या है, मैं वो मांग रहा हूं इतनी देर से। क्योंकि अदर देन इसकी अदर देन अदर देन बीइंग अहेड इन टाइम आपके पास कोई दलील नहीं है कि हमारी कॉन्शियसनेस हायर है। हाँ, मेरे पास ये दलील है कि आज हम लोगों को उनके बिलीफ सिस्टम छोड़ने पर नहीं कत्ल करते। ओके, जो भी ये दलील है, ठीक है। कसर भाई, आपने लेकिन माइक अनम्यूट किया, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। लेकिन लेकिन जी 1500 मैं साल ये पहले बिलीफ 1500 सिस्टम को साल चेंज करने पे मार देते थे। जी, जी मैं ये 1500 साल वाली बात जो है मैं इस पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। आप एथियस्ट हैं, मुझे बताइएगा कि बाय लॉ आप समझते हैं कि शराब पीने की इजाजत होनी चाहिए? अम, ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया आपका। अभी आप इससे क्या इम्प्लाई करना चाहेंगे वो मुझे नहीं एक पता। एक सवाल है, मतलब कानूनी तौर पे आप समझते हैं कि शराब पीने की इजाजत होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि हाँ, विद इन लिमिट्स होनी चाहिए। एक जो सही, ठीक हो गया। अगर दो एक मर्द और एक औरत हैं, वो बगैर शादी के आपस में रिलेशनशिप रखना चाहें तो क्या ये इजाजत होनी चाहिए इस चीज की भी? आप मेरे ख्याल से होनी चाहिए इसकी इजाजत। ठीक है, लेकिन मैं मैं इस आपको चीज को पसंद नहीं करता हूँ वैसे। मैं इस वो तो चीज को जाती पसंद नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव एथियस्ट हूँ तो ठीक हो लेकिन गया, बात खत्म हो गई, मैं आपकी फितरत बात। बात ही है डॉक्टर साहब की जी। और एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि हायर कॉन्शियसनेस जो आपने कहा ना, उसको सामने रखते हुए
दो मर्द अगर चाहें कि हम आपस में रिलेशनशिप रखें तो वो इजाजत भी होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल मेरा इस पे वही स्टांस है पहले वाला के नहीं, आपको तो DSM-5 फॉलो करना चाहिए, आप DSM-3 पे कहां चले गए? नहीं अभी, हाँ जी, वो अभी तो अलाउ है ये होमोसेक्सुअलिटी, बिल्कुल नॉर्मल चीज है साइकाइट्री। आप साइकोलॉजी फील्ड से आते हैं तो DSM-5 आपका वो है ना डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। बस मैं आपसे यही जानना चाह रहा था। अब ये जो 1500 साल वाली आप बात करते हैं ना कि 1500 साल पहले जो होता था तो वो बस पुराना था, वो नहीं होना चाहिए था। आपने शराब नोशी के हक में कहा कि हाँ कानून इजाज़त होनी चाहिए, वो क़ब्ल इस्लाम भी हज़ारों साल से वो प्रैक्टिस चली आ रही है। आपने आउटसाइड वेडलॉक रिलेशनशिप की बात कही, ये आपको ग्रीक और रोम क्लासिकल जो तहज़ीबें हैं उनमें भी ये प्रैक्टिस आपको मिलती है, जो 1500 साल से बहुत पुरानी है। आपने हम जिन्स परस्ती के बारे में कहा कि ज़ाती तौर पे आपका जो व्यू है लेकिन कानूनी तौर पे आप उसकी हिमायत करते हैं कि होनी चाहिए, ये भी आपको ग्रीक कल्चर के अंदर हज़ारों साल पुरानी मिलती है। जबरदस्त। तो ये जो आपका जो दलील है ना कि हम मॉडर्न हो गए, ये हो गए हैं, ये अच्छा मज़े की बात है कि इनमें से अक्सरियत प्रैक्टिसेस ज़माने जahलियत में मिलती थी। तो जी। आप जिसे मॉडर्निटी कह रहे हैं वो हमारे ज़माने जahलियत में है। आज ये जो ओनली फैन पे औरतें रिकॉर्ड कायम कर रही हैं कि इतने मर्दों के साथ हम रखते हैं ताल्लुक, ये इस्लाम से पहले उन्हीं अरबों में, यानी कि वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस्लाम से कोई 10,000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसी ज़माने में जो जो होता था ना, कबीले की जो औलाद होती थी कि एक औरत के 8-8 मर्दों के साथ ताल्लुक होते थे। जब बच्चा पैदा होता था तो कबीले के सयाने आके बच्चे की जो वो क्या फ़ाशिनासी, वो उनको एक इल्म होता था, अरबी में पता नहीं उसे क्या कहते हैं, उसकी बेस पे वो डिक्लेयर करते थे कि ये फलाँ का बच्चा है, अदरवाइज़ होता था सारे कबीले का बच्चा है। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप मॉडर्निटी कह रहे हैं, हम उसको ज़माने जahलियत कहते हैं। तो ये 15 साल वाला ताना हमें ना दें, आप हज़ारों साल आउट ऑफ डेट हैं। जी, तो अब ये जो आपने मेरी पूरी बात का खुलासा ये हुआ कि जिस कॉन्शियसनेस को आप हायर कॉन्शियसनेस कह रहे हैं वो तो लोअर निकली, क्योंकि वो तो हजारों साल वाली जो बात है आज उसी को रीइंस्टेट कर रही है। जी, ये इन्होंने अच्छा एक पॉइंट उठाया है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, जो इस्लामिक माशरों में, उस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि हमारी अभी की कॉन्शियसनेस हायर है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। लेकिन उन्होंने रोमन और ग्रीक्स की एग्जांपल दी, वहाँ पे फिलोसफर से वो उन पे रिलीजन का वो असर नहीं था इतना इतना उस टाइम पे। बाद नहीं में नहीं नहीं, क्रिश्चियनिटी का आ आप गया हसन था। भाई की बात नहीं समझे। आपने जो कहा ना जी 1500 साल, जिस कॉन्शियसनेस की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप हायर कह रहे हैं, और जिसकी बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि इंसाफ इंसाफ हम 2025 के अंदर तय करेंगे कि इंसाफ क्या होता है। जब हमने मसलन शराब की मिसाल दी, शराब पीने को आप लिमिट में ही सही आप इंसाफ कहेंगे, चूंकि इंसाफ का ताल्लुक सिर्फ किसी दूसरे की जात से नहीं होता, अपनी जात से भी होता है। दो मर्दों का एक साथ शादीशुदा रहकर जिंदगी गुजारना, शादी वाली जिंदगी गुजारना, इसको भी आप इंसाफ कहेंगे। लेकिन ये चीज तो हजारों साल पहले की है, तो आपकी कॉन्शियसनेस ने ज्यादा इवॉल्व करके आगे बढ़ के इस चीज को बैन क्यों नहीं किया? ये हमें क्यों बैन करना पड़ा? अगर ये चीजें तो बदल जानी चाहिए थी। हाँ, उस वक्त भी जितना मुझे याद है कि ये चीज कानून में नहीं होती थी, कानून में इसकी ममानियत ही होती थी। वो ये लोग आपसे अपने किसने कह दिया, ये आपसे किसने कह दिया कि उस वक्त भी ये चीजें कानून में नहीं होती थी? अभी आपको ट्राइबल लॉ बताया कि एक औरत 10 मर्दों से शादी करती थी और फिर कबीले के सियाने आकर आइडेंटिफाई करते थे कि इसका बाप कौन है। ये बाकायदा एक प्रैक्टिस, एक लॉ था, यानी जिसको कबीले की सतह पर कबूल कर लिया गया था, और एक कबीले में नहीं, तकरीबन अरबों के यहाँ हर कबीले में ऐसा ही था। अच्छा, फिर आप तो, आपकी फील्ड तो साइकोलॉजी है, बायोलॉजिकल मुझे कोई बेनिफिट बताएं दो मर्दों के एक साथ रहने का। बगैर बायोलॉजी पढ़े हुए तो आप साइकोलॉजी तक नहीं पहुंचे होंगे। जी बिल्कुल, बायोलॉजिकल हर चीज का बेनिफिट होना जरूरी नहीं है कि हर उसका चीज का बेनिफिट बेनिफिट होना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बगैर बेनिफिट के भी कर ली जाती हैं, राइट? जी जी, हाँ जी। कुछ चीजें बगैर बेनिफिट के भी कर ली जाती हैं। ये जो आप एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारने को सही कह रहे हैं जबकि उसका फायदा कुछ नहीं है, इसको इंसाफ के पैमाने पर जरा रखकर साबित करें। क्योंकि वो दोनों आपस में उनकी आजाद
रजामंदी है आपस में, उनकी एक फ्री विल है। अच्छा, आपस की रजामंदी की बुनियाद पर चूंकि वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, अब मान लें मुआशरे में 50 से 60% मर्द ऐसे ही हो गए, ठीक है, जो आपसी रजामंदी के साथ मर्दों के साथ रहना चाहते हैं, तो मुझे बताएं कि उससे ह्यूमैनिटी को नुकसान होगा या नहीं होगा? जी हो सकते हैं नुकसान होगा, लेकिन नुकसान असल होगा, में मैं नुकसान सही होगा। बताता हूँ आपको। होमोसेक्सुअलिटी जो है ना, जी, ये हमारे डिटरमिन होती है, ये उनके इख्तियार में नहीं होती। नहीं नहीं, ठीक है, हमने मैं खुद वो एक अलग टॉपिक हो गया, वो एक अलग टॉपिक हो गया। बात यह है कि अगर मान लीजिए 50%, तो 50 मैंने बहुत लंबा नंबर बता दिया, 10% भी होंगे तो यह हशर होगा, लेकिन चलो 50% से जायद मर्दों ने यह तय किया कि भाई हम आपस में रहेंगे शादी वाली जिंदगी, तो ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन रेस को नुकसान होगा। तो आपने जो ये कहा ना कि नहीं, बाज मर्तबा बगैर नफे के भी, बगैर फायदे के भी किसी चीज को बर्दाश्त कर लिया जाता है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन नुकसान की वजह से तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहां तो एक आदमी का नहीं, पूरी ह्यूमन रेस का नुकसान हो रहा है, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? ये कैसा इंसाफ है 2025 का? हम ये इसके नताइज जो होंगे वो हमें नहीं पता कि वो हमें शायद पता है, नुकसान हो या एक मिनट, ये आपसे किसने कह दिया कि नहीं पता? क्या आपके पास इंपेरिकल एविडेंस नहीं है? क्या आपने किसी, अगर लेस्बियन कपल है या गे कपल है, उनके यहां औलाद होते हुए देखा है? ये तो इंपेरिकल एविडेंस है। सर डायरेक्ट DSM-3 से नहीं, DSM-5 में जंप लगा दी। जो है वो औलाद का होना हमेशा ये नहीं होता कि उनका फायदा होगा फ्यूचर में। नहीं हालांकि नहीं नहीं, बात उनके फायदे की नहीं हो रही है, बात ह्यूमन रेस की हो रही है कि उनके इस रवैये से ह्यूमन रेस को नुकसान है। तो जिस अमल से ह्यूमन रेस को नुकसान हो, आपकी सो कॉल्ड हायर कॉन्शियसनेस उसको अलाउ कर रही है। ये किसी हायर कॉन्शियसनेस है भाई? वो आप बात सही कर रहे हैं। अगर इतनी परसेंटेज हो जाती है तो गवर्नमेंट्स को कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे। फिलहाल तो गवर्नमेंट ये रूल अप्लाई कर रही है कि इस अमल को नॉर्मलाइज किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, 1960 में आप चले जाएं, अमेरिका में सेक्सुअल रेवोल्यूशन आया, उस वक्त तक के जिना नॉर्मलाइज नहीं हुआ था। 60s के बाद जिना नॉर्मलाइज हुआ। अब नॉर्मलाइज होते 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 यहां तक पहुंच गया कि अमेरिकन या यूरोपियन सोसाइटी में 50% से ज्यादा मर्द और औरतें जानी होते हैं कि नहीं होते? खुद बताइए, होते जी हैं? जी होते हाँ हैं। जी। अब अगर 2020 में या इन लास्ट 10 सालों में होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज किया गया, तो आज से 50, 60, 70 साल के बाद 50% से ज्यादा लोग होमोसेक्सुअल्स होंगे, जिस तरीके से लोग 50% से ज्यादा लोग जानी है। जी, अगर ऐसा होता है तो फिर इन गवर्नमेंट्स को कुछ ना कुछ इकदाम करने चाहिए। तो वो इकदाम अगर 1400 साल पहले हमने कर लिया, तो भाई हम तो हायर कॉन्शियस, हम तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, फिर हम तो पहले ही इकदाम करके बैठे हैं। नहीं, असल में आपने जो इकदाम किया था वो बिल्कुल उनको सिरे से आपका इकदाम जब आएगा, जब 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 चिड़िया खेत चुग गई होगी। हमने तो आपने पहले उनका इकदाम इस तरह से किया है कि आपने उनको जिंदा जलाए। हमने उसको इलीगल किया, आपने इलीगल किया। आप इलीगल करें, क्यों नहीं करते? इलीगल नहीं, बल्कि वो उनकी जान ली है आपने। इलीगल किया ना, पहले इलीगल किया ना। मेरे ख्याल से मैं ये illegal कहना किया चाहूंगा कि कि नहीं किया? किसी अब आपको, किसी चीज को रोकने के लिए आपने मैं उसकी आपको जान ही ले ली है। डॉक्टर साहब मैं एक चीज बताता हूं आपको। आपका इशू ये हरगिज नहीं है कि हम हायर कॉन्शियसनेस हैं, लोअर कॉन्शियसनेस है, ये इशू आपका नहीं है। गो के आप साइकाइट्रिस्ट हैं, आपका एक और इशू है। वो इशू ये है कि आप एक तरह के ऐसे ट्रॉमा में हैं कि जिसकी बुनियाद एक्सेसिव सिंपैथी है। और यकीन ना है तो किसी बेहतर साइकाइट्रिस्ट को दिखा लीजिएगा। आप एक ऐसे ट्रॉमा का शिकार हैं कि जिसकी बुनियाद एक्सेसिव सिंपैथी है। नहीं, मतलब ये तो बेसिक सिंपैथी बनती है अगर आप किसी को उसके होमोसेक्सुअल हो। उसकी वजह है। ये तो अभी आपने शुरू में basic- आकर कहा, शुरू में आपने आकर सबसे पहले इल्जाम क्या लगाया? सजाएं, कि जी पहले सजाएं ऐसी होती थी, आज सजाएं क्यों? चूंकि उन सजाओं का तसव्वुर करके आपकी जो एक्सेसिव सिंपैथी है वो जाग जाती है और आप उसको क्रूल समझते हैं। That is the very base of that trauma that you are affected by.
मैं इसको ट्रॉमा नहीं कहूंगा, मैं इसको बेसिक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है इंसान में कि अगर वो देखिए बेसिक सिंपैथी तो हर एक के अंदर होती है, बेसिक सिंपैथी तो हर एक के अंदर होती है, लेकिन एक होती है बढ़ी हुई सिंपैथी। मसलन आप अगर टीवी के ऊपर कोई फिल्म देख रहे हैं, मान लीजिए कोई इंटरनेट वगैरह पर, और कोई ऐसा सीन आपके सामने आ जाए कि जिसमें बहुत वहशतनाकी दिखाई गई हो, गर्दनें कट रही हो, हाथ कट रहे हो, आप उसको नहीं देख पाएंगे। नहीं, मैं अगर वो कोई भी चीज जस्टिफाइड होती है तो फिर तो आप कर लेते हो, लेकिन आप नहीं, किसी आप को उसको आप जरा आप इसको अपने ऊपर तजुर्बा कीजिएगा। साइकाइट्रिस्ट आप हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं, आप इसका तजुर्बा कीजिएगा कि कभी एक ऐसी मूवी देखें कि जिसमें ऐसे हैवानी मंजर दिखाए गए हों कि हाथ कट रहे हों, गर्दनें नप रही हों, और वो देखिएगा, और फिर देखें आप वो देख पाते हैं कि नहीं। ये तजुर्बा अपने ऊपर हमने करना। हम नहीं, ये तो हमारे अंदर इनकलकेट किया जाता है। हमने खुद लोगों की टांगे कटी हुई देखी हैं, उनको उनके जिस्म जो हैं इतनी बुरी तरह मसख हुए हुए देखे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखे हैं हमने, तो हमने तो देखा है। तो ठीक इंसान है, में बेसिक एक सिंपैथी तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने रूट कॉज भी बता दिया है, आप उसको तस्लीम ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन आई होप कि आप एक दिन उसको तस्लीम करेंगे। एक लास्ट पॉइंट आपसे मैं बता रहा हूं, और कैसर भाई ने जो बात कही है वो जबरदस्त है, उसी की बुनियाद पर मैं आगे लेकर चल रहा हूं कि ये जो आपके जहन में बात है ना कि हम एक हायर कॉन्शियसनेस में हैं, क्योंकि हम टाइम में आगे निकल चुके हैं। आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी दलील नहीं है सिवाय इसके कि आप टाइम में आगे हैं। यानी टाइम को आपने कॉन्शियसनेस की बुनियाद बनाया कि जो टाइम में पीछे होगा वो लोअर कॉन्शियसनेस वाला होगा, जो टाइम में आगे होगा वो हायर कॉन्शियसनेस वाला होगा, और यही बुनियादी गलती है। और इसी को मैं एक डॉगमेटिक बिहेवियर कहता हूं कि टाइम कोई दलील नहीं है। टाइम इज जस्ट टाइम। टाइम डिफाइन नहीं करेगी कि कौन बेहतर है और कौन बदतर है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि टाइम डिफाइन नहीं करता है, बल्कि इंसान की सोच और उसकी फिलॉसफी और दूसरे के लिए जो हमदर्दी है, और इसकी बुनियाद पे बनाए हुए जो एक कल्चरल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो इंसान की हायर कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो किसी भी जमाने में हो। तो बस बात खत्म हो गई। तो फिर आपका ये आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो गया कि हम 1500 साल वाले कानून पे क्यों चले, हम 2025 वाले कानून पे क्यों नहीं चलते। तो अब टाइम को बीच में लेकर आइए, आप 1500 साल 1400 साल की बात ही ना करें। ये चीज अब रिलेवेंट हो गई, आपने खुद ही इसको तस्लीम कर लिया। जी, असल में बात वो मेरा मसला जो था, मुझे प्रॉब्लम था उस जमाने की सजाओं से जो मैंने बोल दिया, आपको कहने की जरूरत नहीं थी। थी। दिस इज कॉल्ड एक्सेसिव सिंपैथी ट्रॉमा। आपको मसला उसके अलावा कुछ है ही नहीं, आपको मसला उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और डॉक्टर इसरार साहब को आपने सुनकर जो ये अर्ज किया, चूंकि डॉक्टर साहब के यहां सबसे ज्यादा जोर निजाम पर है, डॉक्टर साहब को सुनते हैं निजाम के ऊपर है। अच्छा, उस निजाम का क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल कोड इस्लाम का उस निजाम का हिस्सा है भाई। आप उस निजाम को तस्वुर ही नहीं कर सकते जिसमें क्रिमिनल कोड ना हो। अब क्रिमिनल कोड में हाथ भी कटते हैं चोर के, और मर्डरर की गर्दन भी नपती है। अब आपको वहां से परेशानी हुई, क्या ये कैसा निजाम है, इसमें तो क्रूरटी है, यही एक्सेसिव सिंपैथी है। तो मैंने तो आपका जो सिम्टम है उसको देखकर रूट कॉज बता दिया बीमारी का। मेरे ख्याल में तो इंसान में जो बेसिक सिंपैथी है वो प्रायर होनी चाहिए, और इस तरह की मतलब एक इंसान जो कि इसी तरह से पैदा हुआ है और उसकी टेंडेंसीज सेक्सुअल ओरिएंटेशन शुरू से इसी तरह की थी, और उसकी बुनियाद पे उसको जिंदा जलाया जाएगा। अगर ये बात है कि हर इंसान में बेसिक सिंपैथी है और हर इंसान बेसिक सिंपैथी के साथ पैदा होता है, तो आप हरगिज ये ना कहें कि 1500 साल पहले जो सोल्यूशन था वो ठीक था, 1500 साल पहले भी गलत था। फिर ये कहिए, चूंकि बेसिक सिंपैथी हर जमाने में एक सी होती है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, कह सकते हैं इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी तारीख ने आज तक कोई सोल्यूशन दिया ही नहीं सिवाय 2025 में जो सोल्यूशन है। हम ही मॉरल हैं, हम ही कॉन्शियस बीइंग हैं, हम ही सबसे बेहतर हैं। हमसे पहले ना कोई बेहतर था, ना कोई कॉन्शियसनेस वाला था, सब गलत थे। दैट इज द जिस्ट ऑफ योर क्लेम।
मैं ये दावा नहीं करूंगा कि आज की दुनिया में जो हम जिस तरह से हम रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा हायर मोरालिटी की मिसाल है। मैं ये दावा करूंगा कि हर हर, हर इंसान जो कि सोचेगा, फिलोसॉफिकली समझेगा, कल्चरल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम बनाएंगे और उसके लिए रीजनेबली कोई रूल्स बनाएंगे, सोचते हुए इंडिविजुअल को और सोसाइटी दोनों को मद्देनजर रखते हुए, फिलॉसफी की बुनियाद पर, एम्पैथी सिंपैथी की बुनियाद पर बनाएंगे, वो चाहे जिस दौर में भी हो वो बेहतर हो जाएंगे लोग। आई डोंट नो क्या कह रहे हैं आप, लेकिन जो बात जी गैसर भाई, फिलॉसफी की बेस पे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और वो रीजनेबल होना चाहिए तो उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये आपकी बात की समरी है। नाउ यूजेनिक्स जो कि एक कल्चरल मूवमेंट थी, एक फिलॉसफी की बेस पे कि आपने अच्छे सुप्रीम रेस के लोग क्रिएट करने हैं, उसकी बात को एक फिलोसोफर की बात से इन्फ्यूज करके, यानी कि नीत्शे, और उसके साथ बेचारे के साथ भी ज्यादती हुई। बहरहाल हिटलर के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी वो नीत्शे वाली भी थी और यूजेनिक्स वाली भी थी। उसकी बेस पे उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्रिएट किया कि हमें जो अनडिजायरेबल लोग हैं सोसाइटी के, उनको पर्ज करके एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, which seemed very reasonable so far as atheism is concerned। तो उसकी वजह से उसने रोमन जिप्सी जो बहुत यहूदी हैं उनका कत्लेआम किया। इस सारी बात में आप एथियस्टिक व्यू पॉइंट से बताएं कि उसने क्या गलत किया। इसमें सारी मैंने वही आपने बयान उसने इंसानी हमदर्दी को ट्रैम्पल की है। आपने वैसे दो फिलॉसफी की एग्जांपल दी है, मैं बोल सकता हूँ? जी जी जरूर। आपने जो फिलॉसफी भी आपस में कंपटीशन रहता है, फिलोसफर्स का भी, कम्युनिस्ट भी होते हैं, कुछ इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो ये तो प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, क्योंकि इंसान ने तो अपने सोच के मुताबिक। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो एथियस्ट भी होते हैं? वो एथियस्ट भी हो सकते हैं, एथियस्ट होना जरूरी भी नहीं है। जरूरी नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो कम्युनिज्म है बुनियादी तौर पे, कम्युनिज्म या सोशलिज्म, ये दोनों, असल तो सोशलिज्म है, देन सोशलिज्म अचीवेबल चीज़ है, उसके बाद कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक चीज़ है। लेकिन हमारे पास जो उसकी मॉडर्न रेंडिशंस हैं वो मार्क्सिज्म कहलाती हैं। और कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि जो एथियज्म है और जो सोशलिज्म है ये दोनों इकट्ठे ही स्टार्ट होते हैं, और वो होना जरूरी भी है इसलिए कि वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के फलसफे पे खड़े हुए हैं, हेगेलियन व्यू पे। और जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है उसमें प्रॉब्लमैटिक पार्ट डायलेक्टिक्स नहीं है, प्रॉब्लमैटिक पार्ट मटेरियलिज्म है, इसलिए कि मटेरियलिज्म है ही मेटाफिजिक्स का डिनायल, इंक्लूडिंग जो नजरिया या अकीदा है वजूद खुदा पे, उसका इनकार है। देयरफॉर कार्ल मार्क्स बिल्कुल ठीक कहता है कि इल्हाद और कम्युनिज्म दोनों इकट्ठे स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिस्ट्स ने, यूएसएसआर ने जो एक्सपेंशन की सेंट्रल एशिया में, 25,000 मसाजिद, 55,000 चर्चेस, लाखों मुसलमान और ईसाई उलमा का कत्लेआम, हुजूम जैसे कवानीन बना के मुसलमान औरतों पे पर्दे पे, उनके हिजाब करने पे पाबंदी, और उस पाबंदी का इनकार करने वाली औरतों का रेप, उनका मर्डर, ये सारा कुछ उन्होंने किया पर्टिकुलरली एथियज्म के नाम पे, इसलिए कि जो उनकी स्टेट पॉलिसी थी वो एथियज्म थी। ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। आप एथियज्म के व्यू को इस्तेमाल करते हुए इसमें से एक गलती भी नहीं निकाल सकते, एक जगह भी नहीं कह सकते कि फ्रॉम एन एथियस्टिक पर्सपेक्टिव यहां पे उन्होंने गलत किया है मोरल बेसिस पे। इफ देयर इज समथिंग, एजुकेट अस। जी बिल्कुल। आपने जो एग्जांपल दी है स्टालिन की या कम्युनिस्ट जो थे दूसरे भी, तो मैं उनको ऑन नहीं करता हूँ। उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, वो इंसानी तरक्की या इंसानी, लेकिन मैंने आपकी जाती राय पूछी नहीं है, मैं आपसे एथियज्म का व्यू पूछ रहा हूँ, वो हमें बता दीजिए। एथियज्म में इस तरह से होगा कि इंसान खुद अपनी अकल से इंटरप्रेट करेगा मोरालिटी और एथिक्स को बनाएगा, उसकी कुछ
कुछ लोग उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिस तरह कम्युनिस्ट ने की, ज्यादातर कम्युनिस्ट ने जिस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन की ह्यूमन रीजन को बुनियाद बनाकर। दोनों एंड पे तो समझता हूँ कि कांट के जो, अगर आप ये कहते हैं कि वो अपनी अकल से करेगा, तो फिर आपको मानना पड़ेगा ना कि स्टालिन की अकल में फिर जो ग्रेट परचेज हुए थे बिटवीन 1936 एंड 1938, जिसमें लाखों लोगों को मारा गया था, उसने फिर अपनी अकल इस्तेमाल की, एज एन एथियस्ट इस्तेमाल की, तो ठीक ही की ना फिर। मैं अकल को एक पोटेंशियल के तौर पे तस्वुर करता हूँ, और उस पोटेंशियल को गलत और पॉजिटिव दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। और स्टालिन ने Therefore हम ये कह सकते हैं, मुझे कंफर्म कीजिएगा या मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि एथीइज्म में इनहेरेंटली कोई ऐसा मॉरल पैकेज नहीं है जिसकी बेस पे हम कह सकें कि ये गलत है, विच इज द रीजन कि आपको बार बार अकल, उसकी जाती समझ, उसकी इंटरप्रिटेशन, ये चीजें कहनी पड़ रही हैं। मेरे ख्याल से तो जो भी सोशल डिस्कशन होती है, वो इंसान आपस में एक दूसरे से मुकालमा करके ही करते हैं, और उसमें चाहे वो रिलीजियस लोग हों या फिर एथियस्ट हों, तो दोनों अपनी अकल को इस्तेमाल करके रिलीजन की इंटरप्रिटेशन करते हैं या फिलॉसफी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उसके नतीजे में श्योर दो और दो चार होते हैं। जो बात आपने कही वो भी दुरुस्त है, जो मैंने कही वो भी दुरुस्त है, लेकिन इन दोनों बातों का उस पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है जो मैंने आपके सामने रखा है, कि कोई एथीइज्म के अंदर ऐसा मॉरल पैकेज पाया जाता है जिसकी बेस पे आप कह सकें कि स्टालिन ने जो किया था वो गलत किया था। जी बिल्कुल, क्योंकि इंसान एथिस्ट के लिए पैकेज उसकी अकल है, और अकल के मुताबिक स्टालिन ने जो किया है वो ह्यूमन सिंपैथी, और स्टालिन के पास भी अकल ह्यूमन सिंपैथी के खिलाफ है। बट लोग उसकी आप उसकी अकल को इंसानी सिंपैथेटिक जो किया, फिर बाय योर डेफिनेशन वो ठीक ही होगा ना फिर वो। कैसर भाई यहाँ पे ये सवाल भी उठता है ना, व्हाट डू दे मीन बाय कि हाईली एजुकेटेड पीपल थे वो, डज दैट मीन? जी बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने डार्विनिज्म के मुकाबले में ये लोग लाइसेंकोइज्म लेके आए थे। लाइसेंकोइज्म के साइंसी तजर्बात की वजह से वहां पे कहत पड़ गया था। चले, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपको बहुत सारे सवालात दे दिए हमने, और इसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करें। यानी डॉक्टर इसरार साहब भी को सुनते रहें। आपने शुरू में कहा था बाकी और मौलवी तो मुझे समझ में आते नहीं है, और मुझे लग रहा है, मुझे अंदाजा हो गया कि क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये 2-3 सवाल आपके सामने हमने रख दिए हैं। यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आप इन सवालात की रोशनी में कॉन्टेम्पलेशन करें। ये जो मसला है ना कि खुदा मौजूद है या नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर वो मौजूद नहीं है तो हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, और अगर वो मौजूद है तो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यानी हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इसका बराह रास्त खुदा के वजूद या उसके न होने से ताल्लुक है। ठीक है, मरने के बाद क्या होगा इसका ताल्लुक इससे है कि खुदा मौजूद है या नहीं है। तो इसको इतना लाइटली न लें। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं, और इनके ऊपर गौर करें, और विद ऑल न्यूट्रलिटी गौर करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस्लाम में वापसी करेंगे। जी शुक्रिया। चलें, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।